निर्देशक संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म पद्मावत के माध्यम से चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी की जीवन कथा और उनके द्वारा किए गए जौहर को दर्शाने का भरपूर प्रयास किया है। हालांकि ये फिल्म काफी विवादों में घिरी रही और चर्चा का विषय बनी रही। कई लोगों ने तो रानी पद्मिनी के होने ना होने पर भी सवाल उठा दिया। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रानी पद्मिनी के जीवन और वीरता के बारे में बताऊंगी। कौन थी रानी पद्मिनी और उसे जौहर क्यों करना पड़ा? तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, सिंघल प्रदेश के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की पुत्री थी राजकुमारी पद्मिनी। वे बहुत ही सुंदर थी और उनके रूप की चर्चा चारों तरफ थी। पद्मिनी के पास हीरा मणि नामक एक तोता भी था जो उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय था। वे अपना ज्यादातर समय अपने उस तोते के साथ ही बिताती थीं। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो उनके पिता गंधर्व सेन ने उनके स्वयंवर की योजना की और इस स्वयंवर में उन्होंने सभी हिंदू राजाओं और राजपूतों को बुलवाया, जिसमें राजा मलखान सिंह भी थे। यूं तो वे एक छोटे से राज्य के शासक थे, लेकिन स्वयंवर को जीतने का प्रबल दावेदार भी माने जाते थे। उस स्वयंवर में चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह ने भी हिस्सा लिया था, जिनकी पहले से ही एक पत्नी थी। रतन सिंह ने मलखान सिंह को पराजित कर रानी पद्मिनी से विवाह कर लिया और इस तरह से वे चित्तौड़गढ़ की महारानी बन गईं। रतन सिंह एक अच्छे राजा होने के साथ साथ एक अच्छे कला प्रेमी भी थे। उनके दरबार में कई प्रतिभाशाली लोग थे, जिनमें से एक था राघव चेतन, जो कि एक संगीतकार था और उनके दरबार की शोभा बढ़ाता था। परंतु संगीत के अलावा उसकी रुचि काली शक्तियों में भी थी। राघव चेतन अपनी बुरी शक्तियों का प्रयोग दुश्मनों को पराजित करने में करता था। एक दिन रतन सिंह ने उसे रंगे हाथों जादू टोना करते हुए पकड़ लिया। उसके काले सत्य का रहस्य खुलने पर महाराजा ने उसे कड़ी सजा देने का ऐलान किया। क्रोधित रतन सिंह ने राघव चेतन का मुंह काला कर उसे गधे पर बैठाया और पूरे राज्य में घुमाया। अपने अपमान से आहत होकर वे राज्य छोड़कर जंगलों में चला गया और रतन सिंह को अपना दुश्मन मानकर उनसे प्रतिशोध लेने की ठान ली। रतन सिंह से बदले की भावना में चेतन दिल्ली चला गया। दिल्ली पहुंचने पर राघव चेतन दिल्ली के पास एक जंगल में रुक गया, जहां पर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अक्सर शिकार करने के लिए आया करते थे। एक दिन जब उसे पता चला कि सुल्तान का शिकार दल जंगल में प्रवेश कर रहा है, तो राघव चेतन ने अपनी बांसुरी से मधुर सुर निकालना शुरू कर दिया। जब राघव चेतन की बांसुरी के मधुर सुर सुल्तान के शिकार दल तक पहुंचे तो सभी इस विचार में पड़ गए कि इस घने जंगल में इतनी मधुर बांसुरी कौन बजा सकता है। सुल्तान ने अपने सैनिकों को बांसुरी वाले को ढूंढने को कहा। जब राघव चेतन को उसके सैनिकों ने अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष प्रस्तुत किया तो सुल्तान ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे अपने दरबार में आने को कहा। सुल्तान से मिलने के बाद राघव चेतन उनके समक्ष राजा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी के सौंदर्य का बखान करने लगा। उसकी बातें सुनकर रसिक मिजाज सुल्तान के मन में रानी पद्मिनी को देखने की इच्छा उत्पन्न हो गई। रानी पद्मिनी की सुंदरता के विषय में जानकर खिलजी उन्हें देखने के लिए काफी उत्सुक था, इसलिए वे चित्तौड़गढ़ जा पहुंचा और रतन सिंह से रानी को ये कहकर देखने की गुजारिश करने लगा कि वह उसकी बहन के समान है। सुल्तान की बातें सुनते ही रतन सिंह उसके रोष से बचने और अपना राज्य बचाने के लिए उसकी बात से सहमत हो गया। रानी पद्मिनी अलाउद्दीन को कांच में अपना चेहरा दिखाने के लिए राजी हो गईं। जब अलाउद्दीन को ये बात पता चली कि रानी पद्मिनी उससे मिलने को तैयार हो गई हैं, तो अपने चुनिंदा योद्धाओं के साथ सावधानी से किले में प्रवेश कर गया। अलाउद्दीन खिलजी ने देखा तो उसने सोच लिया कि रानी पद्मिनी को अपना बनाकर रहेगा। वापस अपने शिविर में लौटते वक्त अलाउद्दीन रतन सिंह के साथ चल रहा था। खिलजी ने मौका देखकर रतन सिंह को बंदी बना लिया और पद्मिनी की मांग करने लगा। ये सब बातें रानी पद्मिनी को भी मालूम हुई। तब उन्होंने राजपूत सेनापति गोरा और बादल को बुलाकर पूछा कि क्या उपाय किया जाए जिससे स्वामी बंधन मुक्त हो जाएं और मेरी प्रतिष्ठा पर भी बट्टा ना लगे। उन्होंने ऐसी युक्ति सुझाई जिससे पद्मिनी को अपनी प्रतिष्ठा और प्राण ना गंवाने पड़े।
उन्होंने अपनी योजना के चलते अलाउद्दीन खिलजी को संदेश भिजवा दिया कि हम अपने राज्य के संरक्षक को बचाने के लिए पद्मिनी को देने के लिए तैयार हैं। अगली सुबह सुल्तान को पद्मिनी सौंप दी जाएगी। अगले दिन सुबह भोर होते ही 150 पालकियां किले से खिलजी के शिविर की तरफ रवाना हो गईं। पालकी वहां रुक गई जहां रतन सिंह को बंदी बना रखा था। पालकियों को देखकर रतन सिंह ने सोचा कि ये पालकियां किले से आई हैं और इनके साथ रानी भी यहाँ आई होगी। वे अपने आप को बहुत अपमानित समझने लगे। लेकिन उन पालकियों में ना ही उनकी रानी और ना ही दासियां थीं और अचानक से उसमें से पूरी तरह से सशस्त्र सैनिक निकले और रतन सिंह को छुड़ा दिया और खिलजी के घोड़े चुराकर तेजी से घोड़े पर किले की ओर भाग गए। गोरा इस मुठभेड़ में बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, जबकि बादल ने रतन सिंह को सुरक्षित किले में पहुंचा दिया। जब सुल्तान को पता चला कि उसकी योजना नाकाम हो गई तो सुल्तान ने गुस्से में आकर अपनी सेना को चित्तौड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। सुल्तान की सेना ने किले में प्रवेश करने की कड़ी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। खिलजी ने किले की घेराबंदी करने का निर्माण किया। वह घेराबंदी इतनी कड़ी थी कि किले में खाद्य आपूर्ति धीरे धीरे समाप्त हो गए। अंत में रतन सिंह ने द्वार खोलने का निर्देश दिया और उसके सैनिकों से लड़ते हुए रतन सिंह मारे गए। ये सूचना सुनकर रानी पद्मिनी ने सोचा कि सुल्तान की सेना अब चित्तौड़ के सभी पुरुषों को मार देगी। अब चित्तौड़ की औरतों के पास 2 ही विकल्प थे, या तो वे जौहर के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं, या तो सेना के समक्ष अपना निरादर सहें। लेकिन चित्तौड़ की सभी महिलाएं खुद का अपमान कराने की बजाय जौहर के लिए तैयार हुईं। फिर एक विशाल चिता जलाई गई और रानी पद्मिनी के बाद चित्तौड़ की सभी औरतें उसमें कूद गईं। जब सभी को मारकर अलाउद्दीन खिलजी किले में पहुंचा तो उसे रानी तो नहीं मिली, बल्कि उनकी चिता की राख मिली। वहां जिन महिलाओं ने जौहर किया उनकी याद आज भी लोक गीतों में जीवित है। तो दोस्तों, ये थी रानी पद्मिनी की कहानी। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगली वीडियो में मैं फिर इतिहास, धर्म और आस्था से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।